All right. So in the last session, we started with applications of total internal reflection. हमने पहला application in detail देखा था optical fiber. So all of you already know what is optical fiber, how it works. उसमें core क्या होता है, cladding क्या होता है, कौन सा denser है, कौन सा rarer है, everything you know. What are advantages of optical fiber हमने वो भी देखे थे. We have seen advantages of optical fiber. Now it is time for us to move ahead with second application of total internal reflection is prism binocular. So second application, अब नाम में ही है प्रिज्म, मतलब हमको प्रिज्म का यूज करना है और प्रिज्म एग्जैक्टली क्या होता है वो हम देखेंगे इसी चैप्टर में इन नेक्स्ट 2-3 डेज. तो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज प्रिज्म बाइनोकुलर्स. अब ये प्रिज्म यूज क्यों करना पड़ा हमको बाइनोकुलर्स में? बिकॉज एज यू नो, जो नॉर्मल हमारे पास बाइनोकुलर होता है, नॉर्मल मतलब जो डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो 100-200 रुपए का मिलता है, गुड क्वालिटी गोज अप टू 1000 रुपीज. प्रॉब्लम ये है कि उसका फील्ड ऑफ व्यू रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू है. स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू मतलब आप कितना एरिया कवर कर सकते हो, इट इज स्मॉल बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 cylindrical tubes. इफ यू रिमेम्बर मैंने बताया था, इट कंसिस्ट ऑफ 2 cylindrical tubes. अभी जो 2 cylindrical ट्यूब है, इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ नहीं सकता. क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि अल्टीमेटली यू विल लुक एट द ऑब्जेक्ट, मतलब यू विल बेसिकली सी थ्रू योर आई. हम दोनों आंखों से ही देखेंगे ना, यू ऑलवेज सी थ्रू आई. डेफिनेटली आई डोंट एक्सपेक्ट, आई डोंट नो कि समवन कोई ऐसा है जो आंख छोड़ के कान से भी देखता होगा. तो यू हैव सच अ बाइनोकुलर. ये नॉर्मल बाइनोकुलर है. अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि इसका फील्ड ऑफ व्यू आप बढ़ा नहीं सकते. व्हाई यू कैन नॉट इंक्रीज? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द आई, उससे ज्यादा डिस्टेंस बिटवीन द सिलेंडर हो नहीं सकता. तो द डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन 2 cylindrical tube cannot be greater than the distance between the 2 eye. तो ये लिमिटेशन है यहाँ पे, राइट? तो फिर अगर हमको फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना है, हमको ज्यादा एंगल कवर करना है, ज्यादा एंगल से मेरा मतलब यहाँ पे ये है हमको ज्यादा एरिया कवर करना है. तो व्हाट वी डू इज वी टेक हेल्प ऑफ 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. एक है तो प्रिज्म यूज करोगे, राइट एंगल प्रिज्म यूज करोगे, और दूसरा यू विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो हम प्रिज्म कौन सा यूज करते हैं? वी यूज राइट एंगल प्रिज्म. व्हाट इज राइट एंगल प्रिज्म? एक प्रिज्म है जिसमें एक एंगल है 90 डिग्री. so it is something like this. So we will use right angle prism to reflect light by 90 डिग्री. और by 90 डिग्री मतलब क्या समझ लो एक मिनट. ये एंगल है 90, तो ये प्रिज्म कौन सा हो गया? राइट एंगल प्रिज्म. ये बाइनोकुलर कौन सा था? नॉर्मल. अब if you have a ray of light, हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है विच इज कमिंग समथिंग लाइक दिस. ऐसा रे ऑफ लाइट आया, ये नॉर्मल टू द सरफेस है. यू शुड नो, सबसे पहले लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, क्योंकि प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास. नॉर्मली होना चाहिए था the light should bend towards normal because it is going from rarer to denser. लेकिन लाइट इंसिडेंट कैसे हुआ? नॉर्मली. नॉर्मली मतलब लाइट रे नॉर्मल की डायरेक्शन में ही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना? 0. तो यहाँ पे बेंडिंग होगा नहीं. तो रे ऑफ लाइट एंटर्स द प्रिज्म विदाउट बेंडिंग, करेक्ट? बट हियर एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या हुआ? इस पॉइंट पे नाउ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. द लाइट विल स्टार्ट बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. कितना अवे जाएगा वो डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इनसाइड द प्रिज्म. डू यू रिमेम्बर द एंगल इनसाइड डेंसर मीडियम for which angle of refraction is 90 degree is called as critical angle. तो अगर एंगल क्रिटिकल से कम है तो रे ऑफ लाइट विल गो आउट. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल जितना है
तो 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो लाइट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो हम यहाँ पे जानबूझ के ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको ऐसा डिजाइन करते हैं सो दैट दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और अगर एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो लाइट आएगा वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा और इस फेस पे वो क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। नॉर्मल आएगा तो यहाँ से कैसे निकलेगा, नॉर्मल ही निकलेगा। है तो क्लियर, राइट। मैं वापस ज्योमेट्री बता देता हूँ। ऐसा है एंड आई विल कीप ऑल दिस। मैं एक भी डायग्राम ड्रॉ यहाँ से इरेज नहीं करूंगा। हमारे पास एक राइट एंगल प्रिज्म था, दिस इज राइट एंगल प्रिज्म। राइट एंगल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है। हमारा टास्क क्या है, हमको प्रिज्म बाइनोक्यूलर मतलब उसमें प्रिज्म यूज होगा। अब वो प्रिज्म का यूज कैसे करना है, हमको लाइट को 90 डिग्री से टर्न करना है। 90 डिग्री से टर्न करना मतलब 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट करना। तो यहां से रे ऑफ लाइट आया, सबसे पहले एयर टू ग्लास गया, मतलब एयर टू प्रिज्म गया। बेंडिंग होना चाहिए था, नहीं हुआ क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो जीरो। तो द लाइट एंटर्स द प्रिज्म विदाउट बेंडिंग, देन ये है नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ प्रिज्म। अब इस सरफेस पे, इस इंटरफेस पे, हाइपोटेन्यूज इज द इंटरफेस जो प्रिज्म को एयर से सेपरेट कर रहा है। So now at this interface, light is traveling from denser to rarer. डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो इट विल डिपेंड ऑन कि ये एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यस, बट इट विल गो आउट फ्रॉम द प्रिज्म। जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूँ वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते जाएगा। एक स्टेज ऐसा आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, मतलब एंगल इज क्रिटिकल है। अब हमने और एंगल बढ़ा दिया इंसिडेंस का, तो अब रे ऑफ लाइट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, और बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक स्टेज ऐसा आया दैट द रे इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड विद वन कंडीशन कि वो रे दूसरे साइड को क्या हो गया, नॉर्मल। तो एंगल कितने से रे ऑफ लाइट बेंड हुआ, 90 डिग्री से। तो हमने रे ऑफ लाइट को कितने से रिफ्लेक्ट किया, 90 डिग्री से। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो लिमिटेशन था, नॉर्मल बाइनोक्यूलर का जो लिमिटेशन था, जिसमें हम दो सिलेंड्रिकल ट्यूब का डिस्टेंस बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज वी cannot have these two cylindrical tube at a distance greater than the distance of 2i। हमारे दोनों आंखों का जितना डिस्टेंस सेपरेशन है उससे ज्यादा इन सिलेंड्रिकल ट्यूब में डिस्टेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब ये था कि ये जो नॉर्मल बाइनोक्यूलर है इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो लिमिटेड है, स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू, राइट। हमको फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना है। नॉर्मली मिलिट्री पर्पज के लिए यूज होता है, बिकॉज यू वांट टू कवर एज मच एरिया एज पॉसिबल। तो फिर व्हाट वी डू इज, हम ऐसा करते हैं, हम दो ट्यूब्स लेते हैं, यस, बट दिस टाइम थोड़ा सा डिजाइन में चेंज आ गया। हमारे पास दो ट्यूब्स है, समथिंग लाइक दिस। ओके, अब मोर और लेस लाइक दिस, फाइन, गुड। देन अच्छे से इसका डिजाइनिंग समझ लो, क्योंकि इसमें थ्योरी तो ज्यादा है नहीं। इट इज अ वेरी लिमिटेड थ्योरेटिकल टॉपिक, थ्योरी नहीं है इसमें। तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज डिजाइन, दैट्स इट, राइट। तो ये एक ट्यूब हो गया, एंड डेफिनेटली यू आर लुकिंग फ्रॉम हियर, वी आर लुकिंग फ्रॉम हियर, और ये है उसका ऑब्जेक्टिव। यू शुड नो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे एक ट्यूब है जो ऑब्जेक्ट की तरफ है, उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हो, और ये है आईपीस, करेक्ट। देन सिमिलरली हमारे पास और एक ट्यूब भी है यहाँ पे, यू हैव वन मोर ट्यूब ओवर हियर, समझ लेना मोर और लेस। डायग्राम सेम दिखना चाहिए, एनीवेज आई होप इट विल लुक द सेम, फाइन।
ऑल राइट, तो ऐसा कुछ है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ। फाइन, देन अब द क्वेश्चन हियर वाज कि आप लाइट को बेंड कैसे करोगे, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर सपोज टू बेंड लाइट। यू मस्ट सी, दिख भी रहा होगा आपको, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्टिव ट्यूब। यू हैव टू ऑब्जेक्टिव ट्यूब्स। हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देखोगे तो क्या दिखेगा? नथिंग। क्यों नथिंग? बिकॉज दिस इज क्लोज, राइट? तो लाइट कहाँ से आएगा? गैस, मेक अ गैस, लाइट कहाँ से आएगा? लाइट यहाँ से आएगा, राइट? लाइट शुड एंटर फ्रॉम हियर। यहाँ पे आके डेड एंड है, तो क्या करना पड़ेगा? टर्न मारना है, कितने से? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से टर्न करना है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर वापस यहाँ पे डेड एंड है, तो वापस से क्या होगा? 90 डिग्री से रिफ्लेक्शन होना चाहिए, एंड देन द लाइट शुड एंटर योर आई। तो ये जो हमको 90 डिग्री से लाइट को बेंड करना है, मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करना है, वो कैसे करेंगे? तो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म बाइनोकुलर। प्रिज्म मतलब बेसिकली, तो हम दो राइट एंगल प्रिज्म यूज करते हैं। ईच ट्यूब, दोनों ट्यूब में दो दो प्रिज्म्स है, राइट एंगल प्रिज्म। एक प्रिज्म यहाँ लगाओगे, वो 90 डिग्री से बेंड करेगा, दूसरा प्रिज्म इस पॉइंट पे लगाओगे। तो लेट अस पुट प्रिज्म्स हियर, और देख लो एक बार डायग्राम, डायग्राम देख लो। इंसिडेंट रे शुड बी इंसिडेंट एट हाइपोटेन्यूज, करेक्ट? तो यहाँ पे आना चाहिए हाइपोटेन्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे होना चाहिए आपका हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ये बन गया आपका राइट एंगल प्रिज्म। तो एक प्रिज्म यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर? पक्का? देन हियर ऑल्सो द लाइट शुड बी इंसिडेंट एट हाइपोटेन्यूज। तो ये दूसरा राइट एंगल प्रिज्म आ गया आपके पास। तो आपने दो राइट एंगल प्रिज्म यूज करके, by using the concept of total internal reflection, you bend light twice by 90 degree, और बिकॉज ऑफ दिस क्या हो गया? फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया, तो यू हैव अ ग्रेटर फील्ड ऑफ व्यू नाउ। आप कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा। लेट अस कंपेयर, मैं यहाँ पे भी दो प्रिज्म दिखाने वाला हूँ, बट लेट अस कंपेयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ हमारा। लुक, कितना बड़ा डिफरेंस है फील्ड ऑफ व्यू में, तो डबल ट्रिपल से भी ज्यादा है। तो जहाँ पे आप एक एरिया कवर कर रहे थे, अब इट इज 3 टाइम्स, मे बी 4 टाइम्स, मे बी 5 टाइम्स, डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ प्रिज्म यू आर यूजिंग। क्योंकि इतना इजी नहीं होता है, इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। सिर्फ दिखाते वक्त मैंने सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ किया है। यहाँ पे भी यू हैव अ राइट एंगल्ड प्रिज्म, केप्ट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे भी यू हैव अ राइट एंगल प्रिज्म, केप्ट समथिंग लाइक दिस। इज दिस क्लियर? राइट? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट इज वाई TIR इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? कैसे करोगे? क्या प्रॉब्लम था? पहले प्रॉब्लम बताना पड़ेगा ना, क्या प्रॉब्लम था? क्या प्रॉब्लम था, बताओ। बाइनोक्यूलर्स यूजिंग ओनली टू सिलेंड्रिकल ट्यूब्स, मतलब नॉर्मल बाइनोक्यूलर, राइट, हैज लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है उसका? फील्ड ऑफ व्यू, हैज लिमिटेड फील्ड ऑफ व्यू since the distance between the two tubes cannot be greater than the separation between the two eye. Binoculars using binocular using two cylindrical tubes, two cylindrical tubes have limited field of view, limited field of view since the distance, किसका distance between the two tubes, since the distance between the two tubes cannot be greater than, cannot be greater than the distance
then the distance between the two eyes. Then इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, कैसे सॉल्व करोगे? दिस लिमिटेशन कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग 2 प्रिज्म, एक्चुअली 4 प्रिज्म। हर एक ट्यूब में 2 प्रिज्म है। आपको पता होना चाहिए प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्रीज। तो 42 कहाँ से आया? कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको क्रिटिकल एंगल का, याद है क्या? C इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। इमेजिन ये प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है, ग्लास प्रिज्म है, ग्लास का म्यू होता है 3/2। कितना? 3/2। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/3/2, 1/3/2 मतलब 2/3। 2/3 होता है 0.66, पता है ना? साइन इनवर्स ऑफ 0.666 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लॉग बुक में एक नेचुरल साइन का टेबल है आपके पास, उसमें अगर आप चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैं यहाँ बता देता हूँ, 0.666 इस नंबर का साइन इनवर्स, इस नंबर का साइन इनवर्स। अभी साइन का इनवर्स करना है, यहाँ पे इनवर्स कैसे निकालते हैं आई डोंट नो, तो वेट अ मिनट, मे बी टेबल में होगा कहीं तो होगा, डेफिनेटली होगा, बट आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस। नहीं लॉग नहीं, नहीं लॉग नहीं, लॉग नहीं, साइन इनवर्स है वो। तो शायद यहाँ से समथिंग लाइक दिस, नो इट इज साइन ऑफ। तो साइन इनवर्स, लॉग बुक है तो लॉग बुक दे दो, लॉग बुक में देख लेंगे। डू यू हैव लॉग बुक? समवन ऑफ यू क्विक। इट इज जस्ट टू क्रॉस चेक कि जो मैं एंगल बता रहा वो सही है कि नहीं। होना चाहिए 41 पॉइंट समथिंग या 42 पॉइंट समथिंग होगा। तो आपके लॉग बुक में नेचुरल साइंस का एक टेबल है, उसमें आपको ढूंढना है 0.66 कहाँ पे है। एंड आई सी 0.66 एग्जैक्टली 42 डिग्री पे दिख रहा है, 42 डिग्री। तो इट इज एग्जैक्टली 42 डिग्री, राइट? तो 42 डिग्री मिल जाएगा आपको। तो ये जो प्रॉब्लम था, कौन सा प्रॉब्लम था? कौन सा प्रॉब्लम था? कि आप डिस्टेंस बिटवीन द ट्यूब्स को बढ़ा नहीं पा रहे थे। We were not able to increase the distance between two tubes because the limitation with the distance of our eye. फिर हमने क्या किया? पीछे बैठ के गड़बड़ करना बंद कर दो, ध्यान यहाँ पे चाहिए। आई डोंट वांट ऑल दिस टू गो इनटू रिकॉर्डिंग, बट जा रहा है आजकल, ध्यान सिर्फ यहाँ पे। तो in this case, this limitation can overcome, this limitation can be overcome by using right angled prism। क्योंकि राइट एंगल प्रिज्म यूज करोगे तो 180 से रिफ्लेक्ट कर सकते हो, और राइट एंगल प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल होता है अराउंड 42 डिग्री। तो अगर लाइट 42 डिग्री से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे जो हमने एंगल दिखाए हैं, दिस एंगल्स आर ग्रेटर देन 42। रिमेंबर दिस एंगल मतलब विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो इसके लिए डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने। ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ग्रेटर देन 42, क्योंकि इन केस ऑफ राइट एंगल प्रिज्म critical angle is 42, right? So ये जो limitation था, this limitation can be overcome by using right angle prism, and the light, the ray of light, the ray of light can be reflected by कितने एंगल से रिफ्लेक्ट किया? by 90 डिग्री। और कितनी बार किया? ट्वाइस, करेक्ट। बाकी डिटेल तो नोट्स में है ही। So these prisms are used to reflect light by 90 degree twice in a binocular which are called as prism binocular, right? तो वो बाकी थ्योरी आप देखोगे, थ्योरी इज नॉट इम्पोर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट हियर। यहाँ तक क्लियर? तो प्रिज्म बाइनोक्यूलर पे अगर क्वेश्चन आता है तो डायग्राम चाहिए, उसमें आपको पहला पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि प्रॉब्लम क्या था, लिमिटेशन क्या था। दूसरा, इस लिमिटेशन को ओवरकम कैसे करोगे? बाय यूजिंग 2 राइट एंगल प्रिज्म, मतलब बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट बाय 90 डिग्री ट्वाइस यूजिंग राइट एंगल प्रिज्म केप्ट इनसाइड बाइनोक्यूलर, और उसको क्या बोलते हो? प्रिज्म बाइनोक्यूलर। तीसरा एप्लीकेशन है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप तो इवन सिंपलर केस।
पेरिस्कोप कहाँ यूज करते हो? पेरिस्कोप का यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड वाटर। हम खुद कहाँ थे? इनसाइड वाटर थे, और ऑब्जेक्ट कहाँ था? आउटसाइड वाटर। तो ऐसे कुछ लिखा होगा, इट इज यूज टू सी द ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड द वाटर। तो हमारे पास, मैंने कल एग्जांपल भी दिया था आपको सबमरीन का। तो लेट अस से वी हैव अ सबमरीन। सबमरीन मतलब वाटर के अंदर होता है। तो द सबमरीन इज ओवर हियर, देयर इज अ एनिमी शिप which is on the surface of water and you cannot see this। क्यों नहीं देख सकते? why you are not able to see this ship? because of total internal reflection। तो अब हमको हमको इस एनिमी शिप को डिटेक्ट करना है। तो यू कैनॉट डायरेक्टली डू दिस, क्योंकि एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया तो रे ऑफ लाइट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो फिर हम क्या करते हैं? हम एक ट्यूब बनाते हैं। उस ट्यूब में दो दो राइट एंगल प्रिज्म लगेंगे। तो वी विल मेक अ ट्यूब समथिंग लाइक दिस। ऐसा एक ट्यूब है। मैं इसको इसको अच्छे से दिखाऊंगा, पहले समझ लो। इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्कोप। इस पेरिस्कोप में भी यू हैव टू राइट एंगल प्रिज्म्स। तो द पेरिस्कोप लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये एक ट्यूब है, दो राइट एंगल प्रिज्म है, और वापस से दो राइट एंगल प्रिज्म वही काम करेंगे। क्या करेंगे? कितने से रिफ्लेक्ट करेंगे? 90 डिग्री से। दो बार, एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, फिर एक बार यहाँ होगा, एंड देन यू कैन सी द ऑब्जेक्ट। और एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको एक बताया भी था शायद, हाँ, डकटेल्स। एक कार्टून में भी बहुत बार दिखाया है इसको। तो सिंपल, वेरी सिंपल। इट इज यूज टू सी, इट इज यूज टू सी व्हाट? ऑब्जेक्ट। कहाँ से? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रॉम इनसाइड। तो पेरिस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब, जिसमें क्या है? देर आर टू राइट एंगल प्रिज्म, एंड दीज टू राइट एंगल प्रिज्म रिफ्लेक्ट द लाइट बाय 90 डिग्री ट्वाइस। क्योंकि दो प्रिज्म है तो दोनों एक एक बार रिफ्लेक्ट करेगा, तो दो बार हो गया। दिस इज पेरिस्कोप। डन। करेक्ट? क्लियर? तो ज्यादा लिखने का पार्ट है नहीं, मैंने अभी बता दिया। इट इज यूज टू see object on the surface of water from inside the water. The rays of light should be reflected twice by 90 degree, which can be done with the help of two right angle prism mounted in a tube, and this tube is called as periscope। Clear? Another? Good। Then now if you remember, हमने जब रे ऑप्टिक स्टार्ट किया था, तो वो ट्री डायग्राम कभी भूलना मत। वो जो एक डायग्राम बनाया था मैंने, जिसमें मैंने बताया था ऑप्टिक्स में दो पार्ट है, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में फर्दर तीन पार्ट है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म थियरी। रिफ्लेक्शन में फर्दर दो पार्ट है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में फर्दर दो पार्ट है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। फिर रिफ्रैक्शन में भी तीन पार्ट्स है। वो मैंने बताया नहीं था, मैं अभी बता रहा हूँ। एक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन सरफेस, जो हमने अभी तक सीखा, जहां पे आप स्नेल्स लॉ बार बार अप्लाई कर रहे थे। फ्लैट सरफेस था, तो जैसे रिफ्लेक्शन था वैसे ही रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन में भी तीन केसेस है। तो जब आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करते हो, इसमें भी हम तीन अलग अलग केसेस में रिफ्रैक्शन देखते हैं। पहला केस है रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस, जो हमने अभी खत्म किया। देन you have refraction from a single curved surface। तो यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस, देन यू हैव रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व्ड सरफेस। अब ये सिंगल कर्व सरफेस हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आएगा डबल कर्व सरफेस। डबल कर्व्ड सरफेस को आप बोलते हो लेंस। क्या बोलते हो? लेंस। तो यू हैव थ्री सब टाइप्स हियर आल्सो। मैं बता देता हूँ डायग्राम से। इस केस में आपके पास एक फ्लैट सरफेस था। इस फ्लैट सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुआ,
If the light is going from rarer to denser, it bends towards normal, otherwise it bends away from normal. तो ये हमको ऑलरेडी पता है. देन दूसरा केस है सिंगल कर्व सरफेस. हमारे पास एक ही कर्व सरफेस है, सिंगल कर्व सरफेस है, राइट. देन यू हैव डबल कर्व सरफेस. डबल कर्व सरफेस मतलब लेंस. तो यू मे हैव टू कर्व सरफेसेस. दो कर्व सरफेस है मतलब यू हैव अ लेंस. क्लियर, राइट. तो इसका तो पूरा हमने डिटेल देखा. इसमें हमने क्या क्या सीखा. इफ यू रिमेम्बर वी स्टार्टेड विथ डिफाइनिंग व्हाट इज रिफ्रैक्शन. हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया. हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया. उसके बाद तो याद रहना चाहिए. उसके बाद रो याद रहना चाहिए. क्या क्या सीखा आपने. डिफेक्ट नहीं, मैं रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ. रिफ्रैक्शन में हमने रिफ्रैक्शन डिफाइन किया. रिफ्रैक्शन डिफाइन करने के बाद हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया. उसके बाद रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ नाम का कॉन्सेप्ट था क्या. तो रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ, उसमें हमने दो केसेस लिए थे. ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम. ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम. उसमें हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, या फिर रियल हाइट और एपरेंट हाइट के टर्म्स में. अगर याद होगा, म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट. इसके बाद हमने स्टार्ट किया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. फिर हमने डिफाइन किया क्रिटिकल एंगल क्या था. क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था. क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला था साइन इनवर्स ऑफ 1/म्यू. करेक्ट. इसके बाद हमने देखे एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर. फिर एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. नंबर 2 बाइनोक्यूलर प्रिज्म बाइनोक्यूलर. नंबर 3 पेरिस्कोप. तो इस सारे केसेस में कहीं पे भी लाइट कर्व्ड सरफेस पे इंसिडेंट हुआ था क्या. नो. टेक एनी केस, हर जगह पे सरफेस था प्लेन स्ट्रेट सरफेस, राइट. तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस. जैसे रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस था, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर था, वैसे ही रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस हुआ. अब हमारे पास है सिंगल कर्व सरफेस. हमको देखना है हाउ द लाइट विल बी रिफ्रैक्टेड फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस. और इसमें हमको फॉर्मूला डिराइव करने हैं. जो फॉर्मूला यहाँ डिराइव करोगे उसी का एप्लीकेशन आएगा डबल कर्व सरफेस में. So you should remember each and every step here. So let us start with refraction from a single curved surface. Refraction from a single curved surface. पहले पूरा टॉपिक समझ लो, लिखना बाद में. पहले पूरा टॉपिक समझ लो, क्योंकि ये टॉपिक समझेगा तो आने वाला अगला डेरिवेशन समझेगा. हमारे पास एक सिंगल कर्व सरफेस है. यू हैव ओनली वन कर्व सरफेस. वेल बाय द वे, और आपको पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हो. कॉनकेव सरफेस. अगर लेफ्ट से देखा तो कॉनकेव, राइट से देखा तो कॉन्वेक्स. हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमेशा लेफ्ट में होता है. तो कौन सा सरफेस है. कॉनकेव. ये सिंगल कर्व सरफेस है. तो देन दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. इस सरफेस के लेफ्ट में देयर इज मीडियम 1 विच इज एयर, और इसके अंदर देयर इज मीडियम 2 मे बी ग्लास. एक ग्लास है, ये पूरा ग्लास मटेरियल है, सिर्फ इसका जो शेप है इट इज कर्व. तो एक काम करेंगे, हमारा टास्क क्या है समझ में आएगा धीरे धीरे. पहले पूरा डेरिवेशन समझ लो. तो व्हाट यू हैव इज, यू हैव अ सिंगल कर्व सरफेस. नाम दे दो, लेट अस से ए पी एंड बी. पी जैसे कि पोल, वैसे ही पी, राइट. तो ये जो है ये ज्योमेट्रिक सेंटर है. अ लाइन पासिंग थ्रू pole and center of curvature is called as principal axis. तो
ये कर्व सरफेस है, इसका सेंटर कहाँ जाएगा? राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? राइट की लेफ्ट, राइट की लेफ्ट, राइट की लेफ्ट, राइट, बराबर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, राइट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? लेफ्ट में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा? नेगेटिव। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट हैविंग अ ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे O, क्लियर? ऑब्जेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट। ये है कर्व सरफेस APB। इस ऑब्जेक्ट में से जो रे आएगा, लेट अस से कि ये जो रे है इट इज इंसिडेंट एट पॉइंट D, ये पॉइंट D है on the curved surface APB. Then if you draw normal to the surface, नॉर्मल टू द सरफेस, ये नॉर्मल टू द सरफेस है, मतलब परपेंडिकुलर। आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो कि ये नॉर्मल को मैं अगर एक्सटेंड करते गया करते गया करते गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा और वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियस? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस। कौन सा सरफेस? कर्व सरफेस। ये कर्व सरफेस था क्या? यस। कर्व सरफेस से सेंटर तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हो? रेडियस। ये रेडियस बना कि नहीं बना? राइट। अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या है? रेडियस है। तो हमने क्या किया, जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट हुआ, कौन से पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ? डी पॉइंट पे, वहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया और इस नॉर्मल को एक्सटेंड कर लिया पीछे, करेक्ट? तो जिस पॉइंट पे ये नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां तक क्लियर? पक्का? श्योर? अब ऐसा है, द लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट शुड बेंड टुवर्ड्स या अवे, एक्चुअली सोच लो, रेयर टू डेंसर, टुवर्ड्स या अवे? टुवर्ड्स। तो ये जो रे ऑफ लाइट था ये एक्चुअली स्ट्रेट, ये स्ट्रेट डायरेक्शन है। अगर सरफेस नहीं होता, अगर यहाँ पे कोई सरफेस नहीं होता तो रे कैसे जाता? स्ट्रेट जाता। लेकिन सरफेस है, यस, और रेयर टू डेंसर है, यस, तो द लाइट विल बेंड ऐसा, ऐसा नहीं तो कैसा? लाइक दिस, करेक्ट? राइट। तो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, light bends towards normal and this refracted ray meets principal axis at some point, और यहाँ बन गया इमेज। क्या बना यहाँ पे? इमेज, करेक्ट? क्लियर? ओरिजिनली ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में था उसको बोलेंगे मीडियम 1 और इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को बोलेंगे μ1। इमेज जहां बना वो है मीडियम 2 और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ2। एंड बाय सिंपल लॉजिक, यू नो, नॉट लॉजिक बट वी हैव डिफाइंड दिस, पोल या फिर ऑप्टिक सेंटर से लेके इमेज तक का डिस्टेंस होता है v, इमेज डिस्टेंस, करेक्ट? देन इन दिस केस पोल या ऑप्टिक सेंटर से लेके सी तक का डिस्टेंस होता है r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल या फिर ऑप्टिक सेंटर से अप टू ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय u। यहां तक क्लियर? गुड। विच इमेज इज फॉर्म्ड, रियल और वर्चुअल? रियल इमेज। रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन में अगर इमेज सेम साइड पे बनता है तो रियल, अपोजिट पे बनता है तो वर्चुअल। रिफ्रैक्शन में अगर इमेज अपोजिट साइड पे बनता है तो रियल और सेम साइड पे बनता है तो वर्चुअल। कर्व सरफेस के लेफ्ट में था ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ बना? राइट में। तो ये वर्चुअल इमेज है कि रियल इमेज है? रियल इमेज है। तो डेफिनेशन यहाँ पे उल्टा होता है। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, if the image is formed on the same side, then the image is called as virtual image, and if it is formed on the other side, it is called as real image। यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब let us denote some angle, इसको बोल देते हैं सम एंगल अल्फा, इसको बोल देते हैं सम एंगल बीटा, एंड दिस इज डेल्टा। जो भी रे, जो भी रे O से निकलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ P,
उसका बेंडिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नॉर्मल इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो, तो ये रे क्या हुआ? स्ट्रेट गया। इसको छोड़ के बाकी कोई भी रे हो, जैसे मैंने एक ही रे दिखाया, कौन सा? ओडी, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल एंड इट विल कट प्रिंसिपल एक्सिस एट सम पॉइंट, एंड एट दैट पॉइंट द इमेज विल बी फॉर्म्ड। नॉर्मल नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां तक क्लियर? हमारा इस टॉपिक में टास्क क्या है, हमेशा याद रखना, सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है जो दिख रहे हैं, यहाँ से दिख रहे हैं क्या? यू है, वी है, आर है, μ1 है और μ2 है। तो इनका रिलेशन बनाना, जैसे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला, वैसे ही सिंगल कर्व सरफेस में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का μ1 μ2, इमेज डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का और आर का जो रिलेशन होगा उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला। तो हमारा टास्क क्या है? टू रिलेट, किसको रिलेट करना है? μ1 μ2 u v एंड r। क्लियर यहां तक? पक्का? देन देन कैसे करेंगे? इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ज्योमेट्री, बहुत कुछ पता होना चाहिए, स्कूल लेवल मैथ्स। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ और एक चीज पता होनी चाहिए, ओपी इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बराबर ना? ओपी इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज इक्वल टू माइनस यू। क्यों माइनस यू? बिकॉज इट इज मेजर्ड टू द लेफ्ट। CP is radius of curvature which is taken to be positive क्योंकि it is on the right. Then PI, P से I तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? इमेज डिस्टेंस है which is पॉजिटिव क्योंकि वो भी क्या है? राइट साइड में। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है OCD, एक ट्राइंगल है DCI, करेक्ट? दो ट्राइंगल है OCD। OCD में दो इंटरनल एंगल है, एक एक्सटर्नल एंगल है। तो डू यू नो व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम? एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो पहले तो वो ट्राइंगल ड्रॉ कर लो अच्छे से। तो वो ट्राइंगल था समथिंग लाइक दिस, ऐसा एक ट्राइंगल था, मे बी नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, मे बी, पता नहीं, फिर भी जस्ट टू शो, ये था O पॉइंट, ये था C पॉइंट, ये था D पॉइंट, ये एंगल था I, ये एंगल था बीटा की डेल्टा। देखो एक बार अच्छे से देख लो, डेल्टा, और ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फ्रॉम ट्राइंगल OCD यूजिंग कौन सा थ्योरम? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। और आपको पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल कौन है? आई। रिमोट इंटीरियर कौन है? आई ना? आई की नहीं? अल्फा प्लस डेल्टा। यहाँ पे क्या था? एंगल अल्फा था, तो अल्फा प्लस डेल्टा। वाई डू से रिमोट इंटीरियर ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ का एंगल नहीं लिया आपने, रिमोट मतलब दूर वाला। दूर वाले कौन है? अल्फा एंड डेल्टा। रिमोट रिमोट मतलब फार अवे कौन है? अल्फा एंड डेल्टा। तो आपको मिल गया आई का इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर? तो लुक, जब भी एक टॉपिक आप सीखते हो फिजिक्स में, ये ट्रिक है ये, व्हेन यू रीड समथिंग साइमल्टेनियसली ब्रेन मैपिंग करते जाओ। हो सकता है मैंने नोट्स में सीक्वेंस आगे पीछे किया हो, सीक्वेंस डजंट मैटर, अल्टीमेटली प्रोसेस पता होना चाहिए। डायग्राम ड्रॉ करना, डायग्राम में ऑब्जेक्ट कौन है ये पता होना चाहिए, इमेज कौन है ये पता होना चाहिए, सेंटर कहाँ पे ये पता होना चाहिए। इफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट शुड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये पता होना चाहिए। एंगल कौन कौन से इन्वॉल्व है ये पता होना चाहिए। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है O से P तक का, V इमेज डिस्टेंस है P से I तक का, R रेडियस है P से C तक का डिस्टेंस, I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अल्फा
बीटा एंड डेल्टा, ये 3 एंगल्स है जो हमने लिए। अब इसके बाद करना क्या है, 2 ट्राइंगल बने, तो पहला ट्राइंगल लो, रिमोट इंटीरियर एंगल यूज करके, मतलब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा के एक इक्वेशन बनाओ। फिर दूसरा ट्राइंगल लो, फिर वही करो, दूसरा ट्राइंगल लो, फिर क्या लगेगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। करेक्ट। उसके बाद स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। राइट, तो ये प्रोसेस है, तो यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दिस। एक बार याद रह गया तो याद रह गया, और प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करोगे तो सेम सेम टू सेम आपको याद रखना है। तो प्रोसेस याद रखना, कितने ट्राइंगल बने, 2, दोनों पे कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है, एक पे हो गया, दूसरा ले लो। दूसरा दूसरा ट्राइंगल है सी आई डी, ज्यादा अच्छे से याद रहता है ना, सी आई डी, सी आई डी पता है, सी आई डी पता है, हाँ, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, बराबर। वो सीआईडी सीरियल आता है, सीरियल, दया पता लगाओ। तो लेट अस से ये है आर, ये क्या था, ये आर था, ये क्या था, बीटा, और यहाँ क्या था, इसको एक्सटेंड कर लिया तो ये क्या था, क्या था ये, डेल्टा। करेक्ट, क्लियर। तो फ्रॉम ट्राइंगल सी, सी ना ये, हाँ सब कुछ, हाँ ये सी, ये आई और ये डी, तो सिर्फ चेंज इतना होगा, फ्रॉम ट्राइंगल सी आई डी, सी आई डी यूजिंग, मैं जानबूझ के सी आई डी लिख रहा हूँ, अच्छा है याद रहेगा, सी आई डी यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। कौन एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है, डेल्टा इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो डेल्टा इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो आर इक्वल टू डेल्टा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुआ है, वहां पे 2 एंगल बने, एक एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। जहां जहां पे आई और आर दिखेगा, वहां वहां क्या अप्लाई होता है, स्नेल्स लॉ। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, कहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, कर्व सरफेस पे। What is Snell's law? Refractive index of medium 1 mu 1 sin I equal to mu 2 sin R. Imagine, imagine angle I और R, they are very small. तो जब एंगल स्मॉल होते हैं तब sin theta is equal to theta. तो sin I equal to I, sin R equal to R. Therefore, you will have mu 1 I equal to mu 2 R. Since, बता देना, since sin I is approximately equal to I and sin R is approximately equal to R, since the angle are very small. Equation number 3, ये इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमको देता है आई और इक्वेशन नंबर 2 हमको देता है आर। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 3, mu 1 आई, व्हाट इज आई, व्हाट इज आई, अल्फा प्लस डेल्टा, डेल्टा 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 था ना, यस, mu 2 आर, व्हाट इज आर, डेल्टा माइनस बीटा। करेक्ट। अब अगर आप अच्छे से एनालिसिस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक चीज कॉमन है, डेल्टा। इसका मतलब हमको जो कॉमन है उसको एक साइड पे लाना है। तो एक काम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मिल जाएगा mu 1 अल्फा प्लस mu 1 डेल्टा इक्वल टू mu 2 डेल्टा माइनस mu 2 बीटा, बराबर। हाँ, क्लियर। देन जो कॉमन है उसको एक साइड पे लेके जाओ, तो एक काम करो, ये बन जाएगा mu 1 अल्फा प्लस mu 2 बीटा, क्योंकि जो mu 2 बीटा था वो क्या था, माइनस, वो लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो गया, प्लस, बराबर, इक्वल टू mu 2 डेल्टा माइनस mu 1 डेल्टा। तो देयरफॉर mu 1 अल्फा प्लस mu 2 बीटा इक्वल टू mu 2
माइनस μ1 क्या डेल्टा। ऐसा क्लियर? पक्का? हाँ, बहुत तगड़ा मैथ लगेगा यहाँ पे, तो ध्यान दो। एक चीज गलत हुई तो गएगा आंसर। क्लियर? पक्का? नाउ डू यू रिमेम्बर कि आर्क लेंथ कैसे फाइंड करते हो? रेडियस इनटू एंगल, रेडियस इनटू एंगल, रेडियस इनटू एंगल। वेरी गुड। तो लुक, ये जो तीन एंगल हमने लिए थे, कौन से तीन एंगल? अल्फा, बीटा और डेल्टा। बराबर? ये जो आर्क है, ये जो आर्क है, कौन सा आर्क है? ये डी से पी तक का जो आर्क है। बराबर? ये अल्फा के लिए भी आर्क है, ये डेल्टा के लिए भी आर्क है, और ये बीटा के लिए भी आर्क है, सेम है। तो तीनों एंगल के लिए आर्क क्या है? सेम है। लुक, ये जो डिस्टेंस है डी से पी तक का, ये आर्क बन गया। अल्फा के लिए यही आर्क है, डेल्टा के लिए यही आर्क है, बीटा के लिए। करेक्ट? तो एक काम करेंगे, वी सी दैट, व्हाट डू यू सी? वी सी दैट, वी सी दैट dp is the common arc। मैंने ऐसा लिखा नहीं है नोट में, मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ, बिकॉज आई विल रिपीट दिस अगेन। इतना डिटेल लिखना नहीं है, इट इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इट्स द कॉमन आर्क फॉर अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। एंड वी नो दैट arc length equal to, we know that, ये क्या है? ये विकेट नहीं है, क्या है? we know that, बिकॉज मुझे नहीं पता था तो मैं इसको विकेट रीड करता था, एंड देन आई यूज टू सर्च की व्हाट इज दिस। वी नो दैट, व्हाट डू यू नो? व्हाट डू यू नो? आर्क लेंथ इक्वल टू, अबे रेडियस बोल तो रहे हो लेकिन बी केयरफुल, रेडियस इनटू एंगल। बी केयरफुल, आप बोल तो रहे हो रेडियस, बट सी फॉर अल्फा, अल्फा एंगल के लिए रेडियस क्या बन जाएगा? यू। बराबर? तो तीनों केसेस में याद रखना, फॉर एंगल अल्फा आर्क लेंथ कितना था? डीपी। बराबर? करेक्ट? यहाँ तक रेडियस क्या है? क्या है? यू। और एंगल कितना है? अल्फा। एक्चुअली ये क्या है? माइनस यू, क्योंकि इट इज टू द लेफ्ट। और पहले लिख दिया हमने, वो उधर ही पहले ही डायग्राम में मेंशन कर दिया था, ओपी इक्वल टू माइनस क्यू। अगर कंफ्यूजन कम करना है तो एक काम करो, इसको पहले ओपी लिखो। बराबर? फिर कंफ्यूजन कम हो जाएगा यहाँ से, फिर आपको मिलेगा अल्फा इक्वल टू डीपी अपॉन ओपी। लेकिन ओपी क्या है? ओपी क्या है? माइनस यू। राइट? इसको एक इक्वेशन नंबर बोल देते हैं, सम इक्वेशन नंबर। कितने यूज किया हमने? इक्वेशन तीन, तीन तक हुआ ना? तीन। ये इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5। राइट? सिमिलरली फॉर बीटा, फॉर बीटा, बीटा बीटा के लिए, बीटा के लिए आर्क डीपी है और डिस्टेंस कितना है? पी आई। राइट? तो आर्क लेंथ, आर्क लेंथ मतलब डीपी इक्वल टू डिस्टेंस क्या है? पी आई इंटू एंगल कितना है? बीटा। तो बीटा क्या मिल जाएगा आपको? डीपी अपॉन पी आई। लेकिन पी आई क्या है? इमेज डिस्टेंस v, which is positive। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि it is measured to the right। Similarly for delta arc length is dp, और वो जो डिस्टेंस था वो था pc, p से c तक का, इनटू एंगल कितना है? डेल्टा। तो एंगल डेल्टा कितना है? dp अपॉन pc, dp अपॉन pc। pc क्या है? r। इक्वेशन नंबर 6। अब ये जो अल्फा, बीटा और डेल्टा आपने फाइंड किया, ये अल्फा, बीटा और डेल्टा कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे? 4, क्योंकि यहाँ पे अल्फा, बीटा और डेल्टा है। तो सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 किसमें? इन 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 इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है? नंबरिंग में गलती हो गई, ये 5, ये 6 एंड 7, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7 कहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाले हो इसको? कहाँ? वेयर वेयर? 4।
इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7, 5, 6 एंड 7 इन इक्वेशन नंबर 4। क्या मिलेगा? क्या था इक्वेशन नंबर 4? म्यू 1 अल्फा, म्यू 1 अल्फा, व्हाट इज अल्फा? अभी अभी फाइंड किया आपने, कितना था अल्फा? डीपी अपॉन माइनस यू। इसको माइनस नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरा फॉर्मूला गलत, ये गलत तो अगला फॉर्मूला गलत। चलो, तो अब उसके बाद क्या था? म्यू 2 बीटा प्लस म्यू 2, व्हाट इज बीटा? डीपी अपॉन वी, डीपी अपॉन वी इक्वल टू क्या था? याद है? म्यू 2 माइनस म्यू 1 डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा? डीपी अपॉन आर, डीपी अपॉन आर। लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों टर्म में क्या है? डीपी, राइट हैंड साइड पे क्या है? डीपी। तो कॉमन निकल के क्या होगा? कैंसल। क्या होगा? कैंसल। तो पहले टर्म में क्या बचेगा? माइनस, माइनस क्या? म्यू 1 बाय यू। दूसरे टर्म में क्या आएगा? प्लस म्यू 2 बाय वी इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर। करेक्ट? तो देयरफॉर अब जो पॉजिटिव टर्म है उसको पहले लिख लेते हैं, म्यू 2 बाय वी माइनस म्यू 1 बाय यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर। ये बन गया फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस। अब इस पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं, इसको याद कैसे रखना है? म्यू 2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सेकेंड मीडियम, मतलब जहां पे इमेज बना, जहां पे इमेज फॉर्म हो वहां पे। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। तो याद कैसे रखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म्ड अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस क्या था? म्यू 1 बाय यू। म्यू 1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे क्या था? ऑब्जेक्ट था, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक क्लियर? तो कैसे याद रखोगे फॉर्मूला को बताओ? म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला याद होगा तो लेंस फॉर्मूला बनाते आएगा, लेंस मेकर इक्वेशन बोलते हैं उसको, क्योंकि लेंस में दो कर्व सरफेस होते हैं। इसका मतलब लेंस में कुछ ऐसा दिखेगा आपको, दो कर्व सरफेस, मतलब वही फॉर्मूला म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। दो बार अप्लाई करना पड़ेगा आपको, राइट? तो वापस एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे इसका। लेट अस क्विकली रिवाइज दिस। एंड अब बाकी तो नोट में आपके पास सारा थ्योरी है, आई जस्ट कीप ऑन सेइंग कि क्या क्या हमको करना है। सबसे पहले यू हैव टू कंसिडर, क्या कंसिडर करोगे? एक कर्व सरफेस। तो कंसिडर अ कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या नाम दिया था इसको हमने? ए, पी और वी, राइट? तो टू स्टार्ट ऑफ विथ लेट अस कंसिडर कर्व्ड सरफेस। मतलब एक सिंगल कर्व है यहाँ पे, राइट? स्पेसिफाई करना तो कर सकते हो। कंसिडर अ सिंगल कर्व सरफेस, कंसिडर अ सिंगल कर्व सरफेस ए पी बी as shown in figure. करेक्ट? देन उसके बाद क्या था हमारे पास? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ था? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जो मीडियम था उसको मीडियम नंबर क्या बोला था मैंने? 1। तो लेट एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कौन था? पॉइंट ऑब्जेक्ट था। कौन था? पॉइंट ऑब्जेक्ट था। नाम क्या दिया था? ओ। तो लेट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ is kept at a distance, कितना डिस्टेंस? OP, at a distance OP in medium 1, in medium 1, क्योंकि मीडियम नंबर 1 था, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था म्यू 1। तो लेट म्यू 1 बी द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। लेट म्यू 1 बी द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स
of medium 1. यहाँ तक क्लियर? पक्का? डिस्टेंस बाद में बता दूंगा मैं, -u बाद में लिखेंगे। अब ये जो O ऑब्जेक्ट है, इसमें से जो रे निकलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ OP, इट गोज अनडेविएटेड। क्यों अनडेविएटेड? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 0। तो रे OP गोज अनडेविएटेड। अब ये अनडेविएटेड क्यों गया हमको पता है, आई एम नॉट राइटिंग डाउन हियर, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 0। कंसीडर अनदर रे, तो उस रे को छोड़ के कोई और रे कंसीडर करो, जैसे कि OD, राइट। अब ये जो OD रे है, इसका क्या होगा? बेंडिंग होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 नहीं है, राइट। अनदर रे, consider another ray, OD incident at the surface APB, at point D. Ray OD bends towards normal, राइट। तो ये जो रे OD है, सबसे पहले तो नॉर्मल दिखाना पड़ेगा आपको। शो नॉर्मल हियर, ये है नॉर्मल, और मैंने बताया कि नॉर्मल को एक्सटेंड कर देना। नॉर्मल जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा उसको आप बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये बेंड हुआ टुवर्ड नॉर्मल, और ये रे जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो ये बन गया इमेज, राइट। तो मेंशन कर दो ये, the point where the refracted ray cuts the principal axis is the point at which image is formed. Simple, right? So the point at which refracted ray cuts या फिर intersects principal axis, right, is the point where image is formed. तो I है जहां पे इमेज बना। अब इसके बाद बाकी सब थ्योरी हम लिखेंगे नहीं, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। लेट OP क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, क्या आएगा? -q यूजिंग साइन कन्वेंशन। उसके बाद PI क्या था? इमेज डिस्टेंस था। PC क्या था? R था। I क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। स्मॉल r क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। क्लियर? तो वो दिखा देंगे। और भी पैरामीटर डिफाइन करने हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये जो रे OD ने एंगल बनाया विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस is alpha, this angle was beta, and this angle was delta, right? So let alpha be the angle made by OD with respect to x axis, delta be the angle made by DC with respect to x axis, or beta be the angle made by DI with respect to x axis, correct? So we will not mention in that details here, सिर्फ हमारे पता होने के लिए है यहाँ पे। गुड, यहाँ तक क्लियर। फिर मैंने आपको फ्लो बताया था, दो ट्राइंगल थे। कौन से ट्राइंगल थे? OCD, राइट, एंड CID। तो फ्रॉम ट्राइंगल OCD यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, राइट, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। कौन से ट्राइंगल में? राइट, इन ट्राइंगल OCD एक्सटीरियर एंगल कौन था? I। रिमोट इंटरवल कौन था? अल्फा और डेल्टा। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल CID, सेम फॉर्मूला, सेम अप्लाई किया हमने। इस केस में
एक्सटीरियर एंगल था डेल्टा, रिमोट इंटरवल थे आर और बीटा, तो आर इक्वल टू डेल्टा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट। एक बार फ्लो याद आ गया तो फिर दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपने अप्लाई किया था स्नेल्स लॉ। यूजिंग स्नेल्स लॉ, mu1 sin I equal to mu2 sin R. If I and R are very small, then sin I is approximately equal to I and sin R is approximately equal to R. Therefore mu1 I equal to mu2 R, equation number 3. So from equation number 1, 2 and 3, मतलब equation 1 और 2 substitute करना है 3 में, तो put values of equation 1 and 2 in equation number 3. तो आपको मिल जाएगा mu1 I क्या था, अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू mu2 R क्या है, डेल्टा माइनस बीटा। Therefore you will have mu1 alpha plus mu1 delta equal to mu2 delta minus mu2 beta। मैंने बताया था, क्या बताया था, जो सेम है कॉमन है वो एक साइड पे, तो mu1 अल्फा प्लस mu2 बीटा इक्वल टू mu2 डेल्टा माइनस mu1 डेल्टा। Therefore mu1 अल्फा प्लस mu2 बीटा इक्वल टू mu2 माइनस mu1 डेल्टा, इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद आर्क लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस इनटू एंगल, डिस्टेंस मतलब रेडियस, राइट। अब मैं वो उतना डिटेल लिखूंगा नहीं बिकॉज वी जस्ट वांटेड टू रिवाइज, बट एंगल अल्फा इज dp अपॉन, हाँ माइनस क्यू, लेकिन पहले बताओ dp अपॉन ओपी, तो dp अपॉन माइनस क्यू, इक्वेशन नंबर 5। बीटा इक्वल टू dp अपॉन pi, which is dp upon v, equation number 6, and delta equal to dp upon pc, which is dp upon r, equation number 7। इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7 कहाँ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग 5, 6 and 7 in equation number 4. Therefore, we will get mu1 alpha, alpha is dp upon minus u plus mu2 beta, beta ना, बीटा की नहीं, yes, पूरा एकदम छप जाना चाहिए दिमाग के अंदर, क्या कर रहे हो सब पता होना चाहिए, इक्वल टू mu2 माइनस mu1 डेल्टा, डेल्टा मतलब dp अपॉन r, क्या कैंसिल होगा, dp, तो माइनस mu1 बाय u प्लस mu2 बाय v इक्वल टू mu2 माइनस mu1 बाय r, mu2 माइनस mu1 बाय r। देयरफॉर जो नेगेटिव टर्म है वो बाद में लिखो, जो पॉजिटिव वो पहले लिखो। mu2 मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म्ड अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस mu1 is the refractive index of the medium where object is kept upon object distance equal to mu2 minus mu1 by r. This is the formula for refraction from a single curved surface। आज ये रिवाइज करोगे तो कल लेंस मेकर इक्वेशन कैसे आया समझेगा। अगर यही नहीं पता तो कल का लेक्चर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। So that's it for today.